आज मैं पढ़ाने वाला हूँ सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था। सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत आज मुख्य रूप से केंद्रीय प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन केंद्रीय प्रशासन के बारे में चर्चा करने से पहले इस्लामी साम्राज्य की या शासन की सिद्धांत के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तुर्कों का शासन मुख्य रूप से या प्रधानता धर्म प्रधान शासन था, जो कुरान के अनुसार शासन किया जाता था या समस्याओं का हल भी कुरान के ही द्वारा किया जाता था। अगर कुरान के द्वारा कुछ जटिल समस्याओं का समाधान नहीं हो पाती है, तब इन परिस्थितियों में हदीस का सहारा लिया जाता था। हदीस से भी अगर समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता तो इन परिस्थितियों में इमाम से सहायता ली जाती थी, जो इमाम जो कुरान और हदीस के अच्छी तरह जानकार होते थे। उदाहरण के लिए अबू हनीफा। दूसरा सिद्धांत था आज्ञा पालन पर बल। इस्लामी साम्राज्य में आज्ञा पालन पर बल दिया जाता था। प्रजा से आज्ञा पालक या आज्ञा पालन की अपेक्षा की जाती थी, और सुल्तान जो होते थे या शासक जो होते थे वो भी अपने कर्तव्य पालन पर जोर देता था। अगर वो ऐसा नहीं करता था तो अल्लाह द्वारा उसे भी दंडित किया जाता था। तीसरा सिद्धांत था एक सम्राट। पूरे इस्लाम साम्राज्य के लिए केवल और केवल एक ही सम्राट होगा, और वो होगा पैगंबर। क्योंकि पैगंबर एक ही था, तो इन के बाद जो शासन संभाले वो खलीफा हुए। शासन संभालने का गौरव खलीफा को है। इसके बाद देखते हैं उलेमाओं की प्रधानता। इस्लामी प्रशासन में या शासन में उलेमाओं की महत्वपूर्ण भूमिका या प्रधानता देखने को मिलती है। जो उलेमा वर्ग जो होते थे, ये धार्मिक व्याख्या होते थे। धर्म की व्याख्या करने वाले इन्हें उलेमा कहा जाता था, जो इनकी भी शासन में प्रधानता देखने को मिलती है। अगला सिद्धांत था राज्य की आय पर साम्राज्य का प्रभुत्व। कहने का तात्पर्य है जो साम्राज्य की आय जो है वो मनचाहा व्यय नहीं किया जाएगा। ये पूरी और पूरी इस्लाम साम्राज्य के लिए है, इसलिए मनचाहा व्यय नहीं किया जाता। अगला सिद्धांत है निर्वाचन पद्धति। इसके अनुसार इमाम जो होते थे उसका निर्वाचन द्वारा नियुक्त होता था, और सुल्तान जो है उनका भी निर्वाचन द्वारा ही नियुक्त होना है। लेकिन बाद में बहुत सारी वंशों ने ऐसा किया कि अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, अपने नाम का खुतबा लिखा या पढ़ाया। तो जो खुतबा अपने नाम का लिखवा लेता था उसे भी सुल्तान स्वीकार करना होता था। भारतीय सुल्तान। हालांकि खलीफा संपूर्ण इस्लाम समाज में एक ही हुआ या उसी को शासन का अधिकार है, तो भारत में जो सुल्तान हुए वो खलीफा के गवर्नर थे। सुल्तान मतलब खलीफा के गवर्नर। गवर्नर भी तीन तरह के होते थे, जिनको सीमित अधिकार था और जिनको असीमित अधिकार था, और तीसरे प्रकार के जो सुल्तान होते थे वो अपने वीरता और साहस से सुल्तान बने थे। जो भारतीय सुल्तान थे वो ये तीसरे नंबर के सुल्तान थे। तो आइए जानते हैं भारतीय सुल्तान के प्रशासन किस तरह का भारत में था। इनके अधिकार जो था वो सरह के द्वारा या सरह में जो अधिकार था वही अधिकार थे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने सरह को नहीं माना,
कहने का तात्पर्य है कि कुछ कुछ भारतीय सुल्तान ऐसे हैं जो शरह को नहीं माना। इनका कर्तव्य क्या कर्तव्य था कि धर्म की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना और राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना, अपराधियों को दंड देना, काफिरों के विरुद्ध युद्ध करना, कर एकत्र करना और नए नियुक्ति करना भी इनका कर्तव्य था। अमीरों की संस्था। भारत में इस्लामी सत्ता स्थापित होने के बाद इल्तुतमिश ने एक अमीरों की संस्था बनाई थी जिसमें उलेमाओं की प्रधानता होती थी और मुख्य रूप से मुल्ला भी उनमें से एक होता था। तीसरा है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी उत्तम वंश का होना चाहिए और उसमें सुल्तान योग गुण होना चाहिए जो राज कर सके, धर्म की रक्षा कर सके और इस्लामी राज को स्थापित कर सके। कर्मचारी। जो भारतीय सुल्तान हुए थे उनके आलीशान बड़े बड़े घरों में या राजमहलों में कर्मचारी जो होते हैं उनके बारे में भी जानते हैं। वकीलदार। वकीलदार जो मुख्य रूप से सुल्तान का पुत्र या कोई विश्वासी लोग ही वकीलदार नियुक्त होते थे और इनका मुख्य काम था रसोई की व्यवस्था करना, मदिरा की व्यवस्था करना, अस्तबल की देखभाल करना और सेवक जो होते थे उनका वेतन देना। इसके बाद है अमीर हजीब। अमीर हजीब यह राज परिवार का कार्य देखता था। फिर दरबार कैसे हो, दरबार की सारी व्यवस्था करना, आवेदन जो सम्राट को मिलने थे वो आवेदन रिसीव करना और सम्राट के समक्ष प्रस्तुत करना, सम्राट से जो मिलना चाहता है मिलने जुलने की सारी व्यवस्था यही अमीर हजीब करता था और कभी कभी इनको सेनापतित्व का भी कार्य करना पड़ता था। नकीबुल नुकबा। यह राजमहल के द्वार पर बैठा रहता था। यह आने जाने वालों का निरीक्षण करता था और उसके नीचे नकीब होते थे। नकीबुल नुकबा के नीचे जो अधिकारी वो नकीब होता था। इनका कार्य था आदेश और जो घोषणा होता है उनको पहुंचाना, मुख्य रूप से सेना को सुनाना या घोषणा के बारे में सेना को बताना। इसके बाद जानदार। तो जानदार जो होता है वो अंगरक्षक होता है। सम्राट या उनके राज परिवार के जो अंगरक्षक हैं उसको जानदार कहा जाता था और उनके जो प्रधान होते थे वो सरजनदार होता था। ये तो जंदार जो होते थे उनको हिस्ट पुष्ट और सुंदर जो देखने में है उन्हीं लोगों को रखा जाता था। अगला है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल सम्राट को परामर्शदाता का कार्य करता था। इसमें नायब जो होता था वो सुल्तान के समस्त विभाग की देखभाल करता था या सारा कुछ कार्य करता था। नायब जो मुख्य रूप से जो कमजोर होता था, जो सुल्तान कमजोर होता था या जो अवयस्क होता था, उन परिस्थितियों में इनका महत्वपूर्ण रोल देखने को मिलता है। अगला है वजीर। वजीर जो है प्रधानमंत्री होता था। यह अर्थ विभाग को देखता था और अर्थ विभाग को दीवाने विजारत कहा जाता था। वजीर के नीचे या उनके सहयोग करने के लिए नायब वजीर, मुशारफे मुमालिक और मुस्तफे मुमालिक आदि होते थे। इसके बाद दीवाने इंसार। यह आलेख विभाग का अधिकारी होता है। पत्र चारा करना, पत्र व्यवहार करना इनका कार्य होता था। आरिजे मुमालिक। यह दीवाने अर्ज का अध्यक्ष होता था और इनका मुख्य सैन्य कार्य को देखना होता था। सदर सुदूर। यह दान विभाग का अध्यक्ष होता था और यह ध्यान देता था कि जो जकात की जो रकम है उसका खर्च केवल और केवल
मुसलमानों पर होना चाहिए। काजी उल कुजात, यह न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था। मजलिस ए खलवत, यह मुख्य रूप से परामर्शदाता या विश्वसनीय मंत्री या प्रमुख उलेमा वर्ग होते थे। मुख्य रूप से मजलिस ए खलवत जो है सम्राट के साथ रहने वाले होते थे। खरीद ए मुमालिक, यह सूचना, गुप्तचर और डाक विभाग का अध्यक्ष होता था और इन सारी की व्यवस्था का सारा कार्य खरीद ए मुमालिक करता था। शाही प्रबंधक, यह गृह विभाग का सारा प्रबंध देखता था। सैन्य संगठन, सैन्य संगठन मुख्य रूप से 3 तरह के थे। एक सुल्तान के सैनिक, दूसरा प्रांतीय सैनिक, तीसरा धर्म युद्ध करने वाले सैनिक। सैन्य संगठन में घोड़ा, हाथी और पैदल सैनिक भी थे। पैदल सैनिक को पायक कहा जाता था। और एक अधिकारी होता था बरीद ए लश्कर, जो घटना स्थल से या युद्ध स्थल की सारी जानकारियां राजमहल को पहुंचाता था, वो था बरीद ए लश्कर। इसके बाद न्याय विभाग, न्याय विभाग जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने ये अलग सी न्याय विभाग खोली थी। मुख्य रूप से न्याय विभाग जो है काजी उल कुजात ही देखता था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अलग नया विभाग बनाया जिसे दीवाने सियासत कहा जाता था। इसमें सबसे निम्न स्तर पर हजीब होता था। अगर हजीब से फैसला नहीं हो पाता या जो उसके फैसले से खुश ना हो तो अगला मुकदमा काजी ए मुमालिक के पास जाता था। अगर काजी ए मुमालिक पर भी फैसला ना हो तो सुल्तान के पास फैसला किया जाता है, और जब सुल्तान के पास जाता है तो सुल्तान के करीब काजी ए मुमालिक या बगल में बैठता है। और दूसरा है दीवाने काजा, जो मामला होते थे उसको देखने के लिए दीवानी काजा अलग से विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाए थे। ये केवल मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही रहा, वरना न्यायिक विभाग जो है काजी उल कुजात ही देखता था। इसके बाद पुलिस विभाग अपराध को कंट्रोल करना और आने जाने वाले जो नगर में आने जाने वाले हैं उनका रिपोर्ट रखना था। इसका प्रधान कोतवाल होता था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है आय जो है 2 प्रकार के थे, एक धार्मिक और एक साधारण। जो धार्मिक जो कर थे उसे जकात कहा जाता था। जकात केवल मुसलमानों से ही लिया जाता था और मुसलमानों के विकास पर ही खर्च होता था। यह उनकी संपत्ति का 40वां भाग लिया जाता था। इसके बाद कृषि जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। 1/10 मुसलमानों से लिया जाता था और 1/5 हिंदुओं से लिया जाता था। इसके अलावा जजिया जो है केवल काफिरों से लिया जाता था या जो इस्लाम को नहीं मानते थे उससे लिया जाता था। इसके अलावा चुंगी जो है आयात निर्यात या व्यापार पर मिलने वाला टैक्स चुंगी, इससे भी राज्य की आय होता था। और इसके अलावा था ख्याज भी राज्य का मुख्य आय था।